हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत जब हुई तो हमने देखा कि किस तरह से भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के राजा दाहिर पर हुआ था। फिर हमने देखा कि किस तरह से महमूद गजनवी का आगमन हुआ। गजनी गजनवी दोनों एक ही है। फिर हमने देखा कि किस तरह से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, किस तरह से फर्स्ट वेटन ऑफ तराइन, तराइन की पहली लड़ाई, सेकंड वेटन ऑफ तराइन, तराइन की दूसरी लड़ाई, एंड चंदावर, वेटन ऑफ चंदावर, किस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, किस तरह से दिल्ली सल्तनत का उदय उदय हुआ, जिसमें 5 वंश है, जिसमें पहला गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। फिर लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि इन पांचों में सबसे शक्तिशाली वंश जो था वो लोदी वंश था, जिसका समापन लोदी वंश की स्थापना बहलोल शाह लोदी के द्वारा की गई थी। सन लोदी वंश आपका हो जाएगा 1526 में, है ना। तो सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां 1451 से 1456, नहीं 1414 से 1451। लोदी वंश जो है वो 1451 से 1526 बहलोल शाह लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहलोल शाह लोदी को बकलोल शाह लोदी भी कहा जाता था। और हमने ये पढ़ा था कि लोदी वंश का एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। उसी आगरा शहर में ताजमहल है जिसकी स्थापना शाहजहां के द्वारा की गई। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लोदी वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था इब्राहिम शाह लोदी, जी हाँ, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम शाह लोदी, जिसकी हत्या पानीपत की पहली लड़ाई में हो गई। इब्राहिम शाह लोदी ने बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं बाबर, उनको युद्ध के लिए आगमन किया कि आइए आप हमसे जो है, फरगना का शासक था उस समय बाबर, ठीक है, कि आइए आप हमसे आकर युद्ध कीजिए, ठीक है। तो बाबर के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम शाह लोदी। जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम शाह लोदी, और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। क्योंकि लोदी वंश खत्म हुआ, या सीधे सीधे कहिए जब दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, तभी मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम शाह लोदी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच एक युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध का नाम रखा गया सन 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई। उस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी को हरा दिया और एक नए वंश, एक नए साम्राज्य की नींव डाल दी, और नाम रखा गया मुगल साम्राज्य, संस्थापक बाबर। तो अब हम लोग पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य में एक ही वंश था, मुगल वंश, ठीक है, और उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी काफी लंबा ये सिलसिला चला है, 1526 से 1707। हालांकि 1707 में भी मुगल साम्राज्य का अंत नहीं होता है, उत्तरकालीन मुगल भारत की शुरुआत हो जाती है जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो हम एक एक कर करके सबके बारे में समझते हैं कि भाई कौन पहले आया। तो सबसे पहले आया था बाबर, ठीक है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किन्हें माना जाता है? बाबर, ठीक है। दूसरा जो व्यक्ति था जो मुगल साम्राज्य में आया, हुमायूं। मैं एक एक कर करके सबके बारे में बेहतरीन ढंग से डिस्कस करूंगा आपके सामने। हुमायूं। तीसरा अकबर। चौथा जहांगीर, जिसका नाम है सलीम। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स नहीं। और हिस्ट्री को मैं बिल्कुल शालीनता से पढ़ाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जितना टाइम लगेगा उतना सीखेंगे, जितना घिसेंगे उतना सीखेंगे अपने आप को। जहांगीर, जिसका एक अन्य नाम था सलीम, नाम सुने होंगे आप, ठीक है, वो इसके ऊपर एक गाना भी आया है, आपने सुना ही होगा। पांचवा सलीम का बेटा था शाहजहां, ठीक है, इसका एक और नाम था खुर्रम, ठीक है। मैं एक पूरी कहानी, अभी देखिए, अभी हम लोगों ने बैच की शुरुआत नहीं की, अभी क्लास की शुरुआत नहीं, अभी तो डेमो चल रहा है आपको कि मैं किस लेवल तक हिस्ट्री को पढ़ा सकता हूँ। सोचो, मैं जब एक एक टॉपिक के अंदर जब प्रवेश कर जाऊं तो फिर आपके बैच में क्या होने वाला है। शाहजहां, खुर्रम, और जो सबसे लास्ट था वो औरंगजेब। और यहाँ से उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती इसकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। समझिएगा इस चीज को। एक एक कर करके हर व्यक्ति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्कस होना चाहिए बाबर के बारे में। बाबर 1483 में जन्म हुआ था और ये फरगना का शासक था, ठीक है। बाबर, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन, ठीक है, जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था।
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब देखिए हुआ क्या था कि बाबर जो है वो तुर्क से, ये सब जो पूरा बिलोंग करते थे ये सब तुर्क से था। ठीक है, बाबर कहाँ से बिलोंग करता था? तुर्क से। और बाबर जो है जब इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ तो कम उम्र में इसको एक शासक बनाया गया और वो जगह था फरगना। अभी मैं बस ऊपर ऊपर चल रहा हूँ, अभी मैं किसी भी व्यक्ति के किसी भी टॉपिक के अंदर मैं डीपली घुस नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो आपके सिलेबस के हिसाब से मैं एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। ठीक है, अब देखिए घटना क्या घटा कि ये सब किधर के थे? वो पहले अरब की बात कर रहे थे, अब तुर्क। ठीक है, तुर्क सुन्नी मुसलमान था जी, पूर्ण रूपेण तुर्क सुन्नी मुसलमान था बाबर, और उनकी पीढ़ी भी ऐसे ही दर बदर बढ़ती चली गई। ठीक है, तो बाबर की का जन्म 1483 में, और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। सन 1526 ईस्वी से के आसपास एक व्यक्ति थे लोदी वंश के अंतिम शासक। कौन सा नाम था जी? कौन सा? इब्राहिम शाह लोदी। इसने, इब्राहिम शाह लोदी ने बाबर को युद्ध के लिए आमंत्रण किया। इब्राहिम शाह लोदी ने बाबर को युद्ध के लिए आमंत्रण किया, कहा कि आइए महाराज जरा दो दो हाथ हम लोग कर लेते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है। तो बाबर ने युद्ध के न्योते को स्वीकार किया और इब्राहिम शाह लोदी और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ, और ये युद्ध कहलाया पानीपत, हरियाणा में पड़ता है जी, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, अच्छा इब्राहिम शाह लोदी कौन से वंश से? लोदी वंश से। ठीक है, सॉरी मैंने तो नाम ही लिख दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, समझिए इस चीज को। तो इब्राहिम शाह लोदी और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध का नाम पड़ा पानीपत की पहली लड़ाई। कब लड़ी गई? 1526 में। अब देखिए ये जो युद्ध है ये दो चीजों को बढ़ावा देगा, दो चीजों को समझाएगा। पहला कि इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंत हो गया, दिल्ली सल्तनत का समापन हो गया, और एक नए साम्राज्य यानी दिल्ली साम्राज्य की, दिल्ली सल्तनत की का अंत होने के बाद एक नए साम्राज्य की नींव पड़ी, और उस साम्राज्य का नाम पड़ा मुगल साम्राज्य। और इस युद्ध के बाद एक वंश का भी अंत हो गया, और वो वंश था लोदी वंश। और कौन सा साम्राज्य आ गया? मुगल साम्राज्य। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी को हरा दिया, यानी जीता कौन? बाबर जीता। और बाबर ने भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके बाबर ने भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना की, और जिसका नाम पड़ गया मुगल साम्राज्य। अब मैं ये भी बता देता हूं कि बाबर कब से कब तक रहा। बाबर रहा 1526 से लेकर 1530 तक गद्दी पर रहा। हुमायूं का दो कार्यकाल था जी, एक तो ये 1530 से 1540, फिर शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया, और 15 साल तक ये सिंध में इसको रहना पड़ा। फिर 1555 में फिर से हुमायूं ने आक्रमण किया और फिर से मुगल साम्राज्य की नींव डाली, और 1555 से 1556, यानी इसका दो कार्यकाल था। मैं बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। तो बाबर का ये बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, ठीक है, और अकबर का बेटा जहांगीर, सलीम, सलीम का बेटा शाहजहां, खुर्रम, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी है जी, ठीक है। और इस पीढ़ी दर पीढ़ी में आप सीखेंगे कि बाप बेटे को कैसे मारकर गद्दी पर बैठ सकता है, औरंगजेब के बारे में जब सीखेंगे तब, ठीक है। तो यहां पर बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं का दो कार्यकाल था। हुमायूं के बाद अकबर, ये पिता की मृत्यु के बाद 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा, और यह लंबे कार्यकाल तक इसने मुगल साम्राज्य में शासन किया। रीजन था क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय शासक था ये, हालांकि ये एक अशिक्षित शासक था पूरे मुगल साम्राज्य का, लेकिन बहुत लोकप्रिय था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच इसकी लोकप्रियता काफी बढ़िया थी। और ये हिंदुओं मुस्लिम जैसे है, तो ये मुस्लिम शासक, लेकिन ये मुस्लिम के साथ साथ हिंदुओं को काफी बढ़ावा देता था। जजिया, जकात, बहुत सारी चीजें जो है वो छूट दे रखी थी। बहुत सारे ऐसे कर थे जो हिंदुओं को नहीं देना पड़ता था अदर राजाओं के मुकाबले, मतलब जहां और पड़ता था। जहांगीर सलीम, ये 1605 में इसकी मृत्यु हुई जब अकबर की, तो ये गद्दी पर बैठा और 1627 तक रहा। शाहजहां 1627 में सलीम की मृत्यु हुई, तो ये गद्दी पर रहा शायद 1658 तक। और औरंगजेब, जब शाहजहां गद्दी पर से हटा और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होगी। तो मैं एक एक कर करके सबके बारे में बताना चाहता हूं कि बाबर का जन्म 1483, ठीक है,
और शायद ये 11 वर्ष में फरगना का शासक बन गया था। 11 वर्ष में इसको गद्दी पर बैठाया गया था। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर और इब्राहिम शाह लोदी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में। और इसमें जीत किसका हुआ? भाई बाबर का हुआ। और बाबर ने कौन से वंश की स्थापना की, कौन से साम्राज्य की स्थापना की? मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, आप समझिएगा कि बाबर की मृत्यु कब हुई। तो सिंपल सी बात है कि बाबर का मृत्यु बहुत जल्द हो गया था पानीपत के युद्ध के बाद। मात्र 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। तो बाबर का कारनामा खत्म। बाबर काफी बढ़िया शासक था, ठीक है, काफी वीर शासक था। अब बाबर के बाद डिस्कस कर ले हिमायूं की। ठीक है, अब हिमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। देखिए एक एक कर करके हर शासक के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने बोला ये हिस्ट्री है, जितना आराम से पढ़िएगा उतना काम आएगा। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इनका पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। समझिएगा कि ये बाबर का पुत्र था। ठीक है, बाबर की जब 1530 में मृत्यु हुई तो गद्दी पर यही बैठा नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, इसने, आपने सुना होगा कि एक दीन पनाह एक भवन की स्थापना की थी, दीन पनाह। ठीक है, अच्छा कभी आप जब दिल्ली जाइएगा ना, कभी जब आप दिल्ली जाइएगा तो एक किला है, उसका नाम है पुरानी किला। पुरानी दिल्ली में ये आपको पुरानी किला मिलेगा, ओल्ड फोर्ट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। जब आप कभी दिल्ली जाइएगा तो पुरानी किला, इसकी स्थापना 1533 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा की गई थी। अब समझिएगा ये जो दीन पनाह भवन है वो प्राचीन काल में इसको दीन पनाह भवन बोला जाता था, और अभी इसी का नाम है पुरानी किला। पुरानी दिल्ली में ये स्थित है, ओल्ड फोर्ट। अब कभी जब दिल्ली जाइएगा तो पुरानी किला घूमने जरूर जाइएगा। ठीक है, अगर अभी युवा वर्ग के आप हैं तब, बुजुर्ग वर्ग के तो जा ही नहीं सकते। तो ठीक है, ये हुमायूं ने बनवाया था, काफी भव्य था ये और काफी बड़ी, मतलब इसका जो आसपास का एरिया था काफी लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया था। तो 1533 में हुमायूं ने किसकी स्थापना की? दीन पनाह। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में हम बताते हैं कुछ बातें कि ये 7 दिन में, मतलब सप्ताह का 7 दिन होता है ना, 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनना है, मतलब इसको पसंद था। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि इसको ज्योतिष पे बहुत विश्वास था। तो ज्योतिष ने इसको बोला था कि आप हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहने। अब ये 1530 से लेकर 1540 तक तो अच्छे से इसने गद्दी को संभाल रखा था, मुगल साम्राज्य को अच्छे से संभाल रखा था। लेकिन गलती क्या हुई कि 1540 ईस्वी में एक व्यक्ति था, ये भारतीय राजा था शेरशाह सूरी। ठीक है, 1530 से 1540 तक हुमायूं ने अच्छे से शासन किया। उसके बाद एक भारतीय राजा जिसका नाम था शेरशाह सूरी, इसने क्या कर दिया, ये बिहार का है भाई, सासाराम, आपने नाम सुना होगा, रोहतास सासाराम, उनका वहाँ इनका मकबरा काफी भव्य मकबरा है। आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि शेरशाह का मकबरा सासाराम, आ जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया कि हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। और हुमायूं पर आक्रमण करने के बाद इसने जो है, एक आपने सुना होगा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, एक आपने सुना होगा देवरिया का, ऐसे चौसा। हाँ, एक आपने सुना होगा 1540 में विलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो उसी विलग्राम और कन्नौज के 1539 वाले में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1540 में जो विलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। अब प्रश्न आएगा कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया? 1540, किस युद्ध में? किस युद्ध में? विलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और ये शेरशाह सूरी, मतलब यहां पर मानकर चलिए एक छोटा सा बात कि यहां पर मुगलों का पतन हो गया था, मुगलों का अंत हो गया था, और यहीं पर शेरशाह सूरी ने एक साम्राज्य की स्थापना की, एक वंश की स्थापना की, और वो साम्राज्य का नाम पड़ा सूर साम्राज्य। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जब हराया 1540 में, तो एक नए साम्राज्य की स्थापना की, सूर साम्राज्य। और शेरशाह सूरी के हराने के बाद हुमायूं जो है वो सिंध चला गया। ठीक है, एक व्यक्ति थे, एक राजा थे राणा वीर साल, वहां चला गया, वहीं पर उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। और हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माता वही होगी, 1541 में, ठीक है, अकबर का, हाँ 1541 में इसने हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। ठीक है, हमीदा बानो बेगम से निकाह किया किसने? हुमायूं ने। और 15 अक्टूबर 1542
1541 में निकाह हुआ और 15 अक्टूबर 1542 में एक महान शासक, ध्यान से सुनिएगा, 15 अक्टूबर 1542 को एक महान शासक अकबर का जन्म हुआ। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542। एक सेकंड, यहां तक क्लियर है? हुमायूं हारने के बाद कहां चला गया? सिंध चला गया। किस राजा के पास? राणा वीर शाल के महल में रहने लगा ये, ठीक है। बस किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहा था। और 1541 में इसने हमीदा बानो से निकाह कर लिया जो अकबर की माता है। और 15 अक्टूबर 1542 को एक महान योद्धा, एक महान शासक का जन्म हुआ और उस शासक का नाम पड़ा जलालुद्दीन मोहम्मद, नहीं अलाउद्दीन, सॉरी अकबर है ना, बाबर है ना, हाँ ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। एक सेकेंड, अकबर का जन्म हुआ ना, अकबर का पूर्ण नाम, एक सेकेंड रुकिएगा। अकबर 15 अक्टूबर 1542 को किसका जन्म हुआ? अकबर। रुकिएगा एक सेकेंड थोड़ा सा। बाबर का था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और अकबर का जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। एक ही जैसा नाम रहता है ना, हम लोग तो खुद ही कंफ्यूज। हम लोग में देखो एकदम सिंपल नाम रहता है, नहीं 4 अक्षर 5 अक्षर वाले। अब ये अबुल मुजफ्फर कासी औरंगजेब का सुनिएगा तब तो और परेशान आप हो जाइएगा। तो अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542। किस नाम से? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से इसको पूरे इतिहास में जाना गया। 1541 से 1555 तक हुमायूं तो भाई सिंध में ही रहा, किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन इसको रहा नहीं गया। इसने 1555 में सूर साम्राज्य के जो शासक थे, हालांकि शेरशाह सूरी तो 1545 तक ही रहा था, और भी जैसे जो शासक थे उसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया और एक युद्ध लड़ा गया, सरहिंद का युद्ध 1555 में। और इस सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने फिर से वापसी की और मुगलों की नींव डाल दी और सूर साम्राज्य का वहां से पतन कर दिया। हालांकि शेरशाह सूरी ने 1540 में इसकी स्थापना की थी, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद, लेकिन ये 15 साल तक ही सूर साम्राज्य रहा। फिर 1555 में शेरशाह सूरी ने, ठीक है, सॉरी शेरशाह सूरी नहीं, आई मीन हुमायूं ने सूर साम्राज्य के अंतिम शासक पर आक्रमण करके एक युद्ध लड़ा, सरहिंद का युद्ध, जिसमें सूर साम्राज्य का अंत हो गया और हुमायूं फिर से गद्दी पर आया। और 1556 अगले वर्ष में ये जो भवन बनाया गया था ना हुमायूं के द्वारा, कौन सा भवन? दीन पना, जिसको पुरानी किला कहते हैं, पुरानी, इसमें सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई हुमायूं की, ठीक है। तो बाबर भी मर गया, हुमायूं भी मर गया। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। मात्र ये 14 साल का ये व्यक्ति बच्चा था और इसको गद्दी पर बैठा दिया गया पिता की मृत्यु के बाद। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, 1556 में गद्दी पर बैठा और इसका संरक्षण कर रहा था बैरम खां, मतलब एक गार्जियन के रूप में इसका संरक्षण कर रहा था। सेनापति था हुमायूं का और काफी लंबे समय से ये था मुगलों के सेना में। तो ये समझिए एज ए गार्जियन अकबर की का संरक्षण कर रहा था बैरम खां। 1556 से 1560 तक बैरम खां ने संरक्षण किया अकबर का। फिर 1560 में बैरम खां की मृत्यु हो गई। फिर अकबर खुद उस उम्र का हो गया था, 17-18 साल का, कि वो शासन चला सके। फिर इसने बहुत सारे कार्य किए हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, अन्य संप्रदाय के लिए, और ये पूरे विश्व भर में इसने अपने नवरत्न की स्थापना की। नवरत्न जिसमें बीरबल का नाम आपने सुना होगा, मानसिंह का नाम सुना होगा। इसने जोधा बेगम से भी निकाह किया जो एक राजपूत थी, ठीक है। और फिर इसने, आपने मानसिंह का नाम सुना होगा, आपने सुना होगा मुल्ला दो प्याजा। फिर आपने तानसेन का नाम सुना था, तानसेन के बारे में आपने सुना था कि जब ये अकबर के ही शासनकाल में थे और जब ये गाते थे तो आसपास की खिड़कियां और दरवाजे के शीशे जो है वो चूर चूर होने लगते थे। इनकी बानी में, इनके राग में इतना मिठास था, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल में 9 रत्नों की स्थापना की गई, जिसमें 9 जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनको, जो अपने अपने क्षेत्र में बुद्धिमान हो, जो बेहतरीन हो, उनको अकबर के शासनकाल में नवरत्न में रखा गया था। अगर पूछा जाए
कि अकबर के शासनकाल में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, तो याद रखिएगा कि अकबर के शासनकाल में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो था वो बीरबल था। नाम सुना होगा। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। और अकबर के शासनकाल में सबसे शिक्षित व्यक्ति, जरूरी नहीं कि जो बुद्धिमान हो वो शिक्षित भी हो, तो अकबर के शासनकाल में सबसे शिक्षित व्यक्ति मुल्ला दो प्याजा था। ठीक है। और तानसेन के बचपन का नाम पूछे तो याद रखिएगा कि अकबर के शासनकाल में जो तानसेन थे उनके बचपन का नाम राम तनु पांडे था। ये चीजें आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ लेकर चलेगी। और अकबर की मतलब मुगल साम्राज्य का इसी तरह से चल रहा था। और फिर मैं कुछ बातें करूं आपसे, मिटाऊं मैं इसको। हाँ, अब देखिएगा कि अकबर का एक बेटा होता है और जिसका नाम सलीम रखा जाता है, शेखू बाबा। इसी को प्यार से शेखू बाबा बुलाया जाता था। नाम था सलीम। एक नंबर का अय्याश। अकबर के पुत्र का नाम, ओहो, अकबर के पुत्र का नाम क्या था जी? सलीम। और यही किस नाम से गद्दी पर बैठता है? जहांगीर के नाम से। तो आइए अब सलीम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जहांगीर, इसका एक अन्य नाम क्या था भाई? सलीम। इसको अकबर शेखू बाबा भी कहा करते थे। ठीक है। एक नंबर का याश, अफीम, चर्स, गांजा, जितना भी नशे की चीजें हैं इसे बहुत पसंद थी। ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा कि आपने सुना होगा कि अच्छा, ये सलीम कब से कब तक रहा? ये रहा 1600। अच्छा, अकबर की मृत्यु हो गई अकबर की 1505 में। ठीक है, 1605 में। तो ये जो है ये गद्दी पर रहा 1605 से लेकर 1627। अब देखिए, आपने सुना होगा कि अभी सलीम पर हम आ चुके हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 216 साझेदार थे इस ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसकी स्थापना पक्का 1600 ईस्वी में किया गया था ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। अब देखिए, समझिएगा कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई तो ये सबसे पहले कहां पर पहुंची? भारत में। अब सिंपल सी बात है, अभी के मोदी जी और उस समय के अकबर दोनों बराबर था। ठीक है, क्योंकि पूरा भारत इसी के अंतर्गत था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे सीधे आई मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के पास, और इसने अकबर से अनुमति मांगी कि महाराज आप हमें आज्ञा दे कि हम भारत में व्यापार कर सके, भारत के साथ रहकर भारत की अन्य क्षेत्रों में अपनी कंपनियां लगा सके और व्यापार कर सके। लेकिन अकबर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि जो शिक्षित है वो बहुत ही बुद्धू होगा, नहीं, वो बहुत बुद्धिमान था। और इसने अकबर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने से मना कर दिया, मतलब इस पर बैन लगा दिया कि भारत में कोई ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी। और जैसे ही 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, 1608 ईस्वी में आपने सर टॉमस रो, कॉलिन मुनरो, ये सब का नाम सुना होगा। ठीक है। तो सन 1608 ईस्वी में फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची। और अब कौन? अब गद्दी पर, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची 1608 ईस्वी में, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अकबर की मृत्यु हो गई। अब कहां पहुंचेगी? जहांगीर सलीम के पास। और सलीम के पास पहुंचकर इसने भारत में अफीम की खेती के लिए प्रस्ताव रखा कि हम भारत में अफीम की खेती, अफीम, चरस, गांजा, समझ रहे हो ना, नशीली चीजें होती है ये, इसकी खेती करेंगे। और आपको बताई है कि जो जिस क्षेत्र में माहिर हो आप उसको उसी का लत दे तो कौन भाई मना करेगा। अब आपको मीठा पसंद है और आपके सामने गोल रसगुल्ले रखे हुए हैं तो आप तो मना कर ही नहीं सकते हो। तो भाई अफीम का ये बहुत बड़ा फैन था, चरस, गांजा, अफीम का, और इसको अफीम का प्रलोभन दिया गया कि हम इंडिया में अफीम की खेती करेंगे। ठीक है, सोने पे सुहागा इसको बोल सकते हैं। तो तुरंत इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए, मतलब यही खुराफात है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आगमन के लिए अनुमति दी। ठीक है। बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पहले व्यापार किया, फिर जो है थोड़ा थोड़ा अपना अधिकार जमाया, फिर शासन करने लगा, फिर शोषण करने लगा, फिर जो कहिए हर बड़े लेवल से लेवल तक भारतीयों को दबाया जाने लगा। तो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, हालांकि स्थापना तो 1600 में ही हो गई थी, लेकिन 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया। किसने किया? करवाया जहांगीर सलीम ने। अब देखिए, मैं इधर मिटा रहा हूं।
1627 में सलीम की मृत्यु होती है। और देखिए समझिए इस चीज को कि सलीम का, जहांगीर सलीम के, सलीम और जहांगीर एक ही है। सलीम का 4 पुत्र था जी, ध्यान से देखो। एक था खुसरो। ये ताजमहल भी आप लोग नहीं देख पाते, कैसे देखा आप समझो। खुर्रम, खुसरो खुर्रम, शहरयार, और एक चौथा था परवेज। ये 4 पुत्र था, खुसरो खुर्रम परवेज और शहरयार। ये ताजमहल हम लोग क्यों देख पा रहे हैं अभी, इसकी कल्पना आप समझिए। सलीम का सबसे बड़ा बेटा था खुसरो। देखिए ताजमहल कैसे हमने देखा, इस चीज की कल्पना। आप लोग सिर्फ ताजमहल का नाम सुन रहे हो कि भाई आगरा में है, आगरा में है, देखने जाना है। जहांगीर ने बनाया, सलीम ने बनाया, सॉरी नहीं नहीं जहांगीर नहीं, शाहजहां ने बनवाया। माफी चाहते हैं इस बात के लिए कि भाई आगरा में है, आगरा में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी मुमताज बेगम के लिए। ठीक है, अपनी मुमताज महल अपनी बेगम के लिए उन्होंने आगरा में ताजमहल बना। कैसे ये ताजमहल बना, इसकी सबसे नींव कहां से रखी गई, समझिए इस चीज को। सलीम का सबसे बड़ा बेटा था खुसरो। खुसरो, और आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में राजा का जो उत्तराधिकारी होता है, मतलब अगला राजा, वो उसका बड़ा बेटा होता है। ध्यान से समझिएगा ताजमहल कैसे बन पाया है। प्राचीन काल में राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो उसका उत्तराधिकारी होता है। इसको वंशानुगत कहते हैं कि बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठे। हाँ, बड़ा बेटा अगर पागल हो या कुछ भी उस तरह का तो अलग बात की बात है, ठीक है। तो अब गद्दी पर किसको बैठना चाहिए था, ध्यान से देखिए स्क्रीन को, फिर मुझे बताइए गद्दी पर किसको बैठना चाहिए। कहिएगा सर बड़ा बेटा तो खुसरो है, तो खुसरो को गद्दी पर बैठना चाहिए। कहिएगा सर कि जहांगीर का बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा था, अभी आप खुसरो की बात कर रहे हैं। समझिएगा इस चीज में। खुसरो जो है वो, देखो ऐसे भी सलीम के बाद उत्तराधिकारी खुसरो ही बनता, लेकिन खुसरो ने क्या कर दिया कि समय से पहले ही क्या कर दिया कि धन दौलत के लिए या जो भी कहिए अपने हक के लिए इसने विरोध कर दिया। ठीक है, सीधे सीधे कहिए कि विरोध करना, यानी सीधे सीधे कहिए कि वही पिता के विरुद्ध जो है इसने जंग का ऐलान कर दिया कि भाई हमको सारा संपत्ति अभी मिलना चाहिए। तो आप बताइए कि खुसरो जो है वैसे भी उत्तराधिकारी बनता बाद में, बड़ा बेटा था, लेकिन इसने अपने पिता के विरुद्ध जो है विरोध कर दिया धन संपदा के लिए कि हमें हमारे हिस्से का जो है धन संपदा दे दीजिए। हालांकि पिता के मरने का वेट कर लेता, वैसे भी उसी को होता। अब सलीम ने क्या कर दिया कि ये इसका भले ही बड़ा बेटा था लेकिन इसने विरोध कर दिया पिता के विरुद्ध, तो इसको जो है सलीम ने डाल दिया कारागार में। किसको, खुसरो को। अब देखिए समझिएगा कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब खुसरो गद्दी पर नहीं बैठ पाया तो मंझला वाला बेटा बैठेगा, खुर्रम। कहिएगा सर अभी शाहजहां बोल रहे थे, फिर अभी खुर्रम पे आ गए। खुर्रम तो है भी, शाहजहां तो इसका बेटा भी नहीं है। तो याद रखिएगा कि खुसरो के बाद गद्दी पर कौन बैठा, खुर्रम बैठा, क्योंकि खुसरो तो चला गया कारागार। और यही जो खुर्रम है वो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शाहजहां के बचपन का नाम, तो खुर्रम बोलिएगा। क्या बोलिएगा, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम बोलिएगा। और यही जो शाहजहां है वो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा है। ये जो खुर्रम है वो शाहजहां की उपाधि धारण करके दिल्ली मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और जहांगीर यानी सलीम का उत्तराधिकारी बना। और इसी ने अपनी एक बेगम मुमताज महल से निकाह किया, और मुमताज महल जो है उनकी कुछ ही वर्षों में मृत्यु हो गई। लगभग 1630-32 के आसपास इनकी मृत्यु, 1630 में हो गई थी मुमताज महल की मृत्यु। अब शाहजहां जो है अपनी बेगम की याद में हमेशा खोया रहता था, और इनका मकबरा, अच्छा मकबरा मतलब क्या, जहां पर उनको दफनाया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय में मकबरा उसे बोला जाता है जहां पे दफनाया जाता है। ठीक है, तो शाहजहां की जो बेगम थी मुमताज महल, जहां पे उनका मकबरा बनाया गया था, ठीक है, वहां पर शाहजहां ने क्या किया कि एक बड़े से मकबरे करने से, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आपका है ताजमहल, ये क्या है, एक दार्शनिक क्या है, दार्शनिक स्थल है या कुछ भी ऐसे, तो याद रखिएगा ताजमहल एक मकबरा है।
जो अपनी बीवी की याद में शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था। तो जहां पे उनकी बीवी को दफनाया गया था वहीं पर एक बहुत बड़े भव्य मकबरे का निर्माण करवा दिया और उस मकबरे का नाम रखा गया ताज महल, क्योंकि मुमताज महल इनकी बेगम का नाम था। मुमताज महल ये इनकी बेगम का नाम था। ध्यान से सुनिएगा, शाहजहां की पत्नी का नाम मुमताज महल, खाली मुम हटा दिया, ताज महल। और ये एक भव्य मकबरा है जिसकी स्थापना 1632 से लेकर 1652 यानी 20 साल तक इस मकबरे को बनाने में कितना वर्ष लग गया? 1632 से 52, 20 वर्ष लग गया। और उसके बाद आपने सुना होगा कि इस मकबरे के बनने के बाद इसने कई हजारों हजार कारीगरों का हाथ कटवा दिया था शाहजहां ने, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि ऐसा मकबरा दोबारा कभी नहीं बन पाए। क्लियर है? तो सलीम के बाद शाहजहां। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं शाहजहां के ऊपर। शाहजहां गद्दी पे कब बैठा? 1627, सलीम की मृत्यु के बाद। कब तक रहा? 1658। अच्छा, 1658 में इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, शाहजहां का भी 4 पुत्र था। ठीक है, शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। मुराद बख्श ऐसे कर करके 4 पुत्र था, ध्यान नहीं उतना। उसमें जो तीसरा पुत्र था उसका नाम था औरंगजेब। नाम तो सुना ही होगा आपने। तीसरा पुत्र था औरंगजेब। ये एक क्रूर शासक था, दुष्ट शासक। पूरे मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर और सबसे दुष्ट शासक औरंगजेब था, जो हिंदुओं के प्रति बिल्कुल क्रूरता रखता था। मतलब हिंदुओं को ये देखना तक नहीं चाहता था, उसको बढ़ावा देना या कुछ भी वो तो बहुत दूर की बात थी। तो औरंगजेब एक क्रूर शासक था, हिंदुओं के प्रति बहुत क्रूरता रखता था। बहुत सारे कर, जितने भी कर अकबर ने हटा रखे थे वो सारे कर औरंगजेब ने इन हिंदू शासकों पर, हिंदू आम जनता पर लगा दिया था। औरंगजेब, देखिए समझिएगा इस चीज को कि औरंगजेब तीसरा पुत्र था। और आपने सूजा, सूजा, मुराद बख्श और एक और 3 था, ये तीसरे पर था, ये समझिए औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब जो चाहता था वो राजा बनना चाहता था। इसका जो मुराद था कि हम मुगल साम्राज्य का अगला वारिस हम ही हो जाएं, अगला राजा बने। और अभी अभी हमने आपको बताया कि ये पैतृक था, वंशानुगत था, कि भाई पिता के बाद पुत्र, जो बड़ा वाला पुत्र है वो गद्दी पर बैठेगा। तो अब बताइए, औरंगजेब तीसरा था और ये राजा बनना चाहता था। तो राजा तभी बन पाइएगा ना जब पहला दूसरा खुद से दे दे आपको गद्दी। कोई भी अपनी गद्दी आपको देगा? रूल है कि राजा का बेटा, सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो औरंगजेब तीसरे नंबर पर था, तीसरा बेटा। तो इसने क्या कर दिया कि सन 1658 में, ये जो देखिएगा शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658, 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को कारागार में डाल दिया। और साथ ही साथ इसने लगभग अपने टोटल 100 जी हाँ 100 भाइयों को मार दिया। अपना तो 3 था ही, टोटल 4 भाई था, ये तीसरे पर था, 2 आगे और 1 पीछे, सूजा, मुराद बख्श और भी जो नाम हो, जो भी हो, सबको मार दिया। और साथ ही साथ औरंगजेब ने चचेरा, फुफेरा, मुसेरा, जितना भी भाई था, पूरे सल्तनत को इसने खत्म कर दिया। एक एक भाई, दूर दराज का भी जितना भाई था, इतिहास में माना गया था कि एक निर्मम हत्या मानी जाती है जो औरंगजेब ने किया। लगभग 100 भाइयों को मारकर और खुद गद्दी पर बैठ गया अकेले। और 1658 से लेकर 1664 तक, सोचिए 6 वर्ष तक शाहजहां कारागार में रहा औरंगजेब के नेतृत्व में, कि भाई आपको कारागार में रहना है। और इसने पूरे मुगल साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मुगल बादशाह शाहजहां इस दुनिया में नहीं रहे। कब? 1658 में। हालांकि कब तक, कब इसकी मृत्यु हुई? 1664 में। 8 वर्ष तक ये उसी के अंदर रहा औरंगजेब। तो ये बहुत ही नालायक बेटा था पूरे मुगल साम्राज्य का, और शाहजहां का एक नालायक बेटा था औरंगजेब। और औरंगजेब, ये शिवाजी मराठा वगैरह का आपने नाम सुना है। शिवाजी और औरंगजेब के बीच परस्पर युद्ध होते रहता था। और सन 1707 ईस्वी में, सन 1707 ईस्वी में खेड़ा नामक युद्ध में,
खेड़ा नामक स्थान पर औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसको रक्त पिपासु, ठीक है, क्रूर, बहुत सारे, ठीक है, मतलब अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता था। और हाँ, ये सबसे ज्यादा हिंदू दास भी इसी के शासनकाल में था, लेकिन ये हिंदुओं से बहुत नफरत करता था। ठीक है, एक क्रूर और एक घमंडी शासक था जो हिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। इसके अंदर क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी, बहुत क्रूर था ये। और ये सन 1707 में खेड़ा के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई और यहाँ से मुगलों का अंत हो गया। अभी संपूर्ण रूप से नहीं, अभी उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, इसका छोटा छोटा वंश है, वो चलेगा। मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, बहादुर शाह, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगला जो क्लास रहेगा वो उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के ऊपर रहेगा। फिलहाल अभी मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। और हाँ, कुछ चीज़ें बीच बीच में अगर मिस्टेक हुआ है तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि बीच मैंने कभी आज तक किताबों को देखा नहीं, जो मेरे माइंड के अंदर जो चलते रहता है वही मैं बोल देता हूँ, तो उस बात के लिए टेंशन मत दीजिए। जब आपको टॉपिक वाइज मैं जब पढ़ाऊंगा तो एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर, लाइक शेयर एंड ये सब आपका कर्तव्य है भाई, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, बाय बाय।